आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एआई के बारे में अक्सर ऐसे बात करते हैं जैसे ये कोई एक चीज हो, कोई जादुई शक्ति। लेकिन असल में ये एक ग्लोबल बैटलफील्ड है। एक तरफ टेक जायंट्स हैं, दूसरी तरफ ओपन सोर्स कम्युनिटीज और इन सब के ऊपर सरकारी रेगुलेटर्स। तो चलिए आज इसी बैटलफील्ड का नक्शा समझते हैं। आज की इस बातचीत का मिशन ये पता लगाना है कि इस टेक्नोलॉजी की लगाम असल में किसके हाथ में है, इसके रूल्स कौन बना रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, जब बैटलफील्ड पर कोई एआई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये सवाल अब मतलब थियोरेटिकल नहीं रहे। एआई अब सिर्फ लैब्स में नहीं है, ये हमारी आपकी जिंदगी के हर पहलू में घुस चुका है, फाइनेंस, लॉ एनफोर्समेंट और नेशनल सिक्योरिटी तक। तो आज की इस चर्चा का मकसद इन उलझी हुई परतों को एक एक करके खोलना है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस इकोसिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ियों से। एआई की इस ग्लोबल रेस में कौन-कौन दौड़ रहा है? ओपन एआई अपने GPT-4 मॉडल के साथ और गूगल डीप माइंड सबसे आगे हैं। डीप माइंड। रीइंफोर्समेंट लर्निंग और पाल्म जैसे मल्टी मॉडल सिस्टम्स में लीडर्स हैं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी को हर हद के पार ले जाना चाहिए। अच्छा, तो ये तो वो हो गए जो रॉकेट बना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इन रॉकेट्स को अपनी गाड़ियों में फिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो हमारा दूसरा ग्रुप है, द इंटीग्रेटर्स। ये वो कंपनियां हैं जो एआई को अपने करोड़ों यूजर्स वाले प्रोडक्ट्स में डाल रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्च और ऑफिस टूल्स में भी। हाँ बिल्कुल, और मेटा जो अपने लामा मॉडल के जरिए ओपन सोर्स रिसर्च को तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसका असली खेल AR/VR इंटीग्रेशन है। इनका मकसद एआई को पावरफुल बनाना नहीं, बल्कि उसे यूजफुल और मतलब प्रॉफिटेबल बनाना है। एक मिनट, अगर ओपन एआई और गूगल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग तो इस रफ्तार से डर भी रहे होंगे। क्या कोई ऐसा भी है जो ब्रेक लगाने की बात कर रहा है? बिल्कुल, और यहीं से हमारा तीसरा और बहुत ही दिलचस्प ग्रुप सामने आता है, द सेफ्टी स्पेशलिस्ट्स। ये एंथ्रोपिक और कोहेर जैसी छोटी कंपनियां हैं। इनकी फिलॉसफी है, पहले ब्रेक लगाओ फिर एक्सेलरेटर दबाओ। इनका पूरा फोकस एंटरप्राइजेस के लिए ऐसे एआई मॉडल्स बनाने पर हैं जो ज्यादा सेफ, प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल हों। ये परफॉर्मेंस से ज्यादा रिलायबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमारे पास स्पीड वाले पायनियर्स हैं, स्केल वाले इंटीग्रेटर्स हैं और ब्रेक्स वाले सेफ्टी स्पेशलिस्ट्स हैं। जी। लेकिन इस ग्लोबल रेस में चाइना को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनका क्या अप्रोच है? चाइना हमारा चौथा ग्रुप है, द चाइनीज टेक जायंट्स, बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट। इनका अप्रोच इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये एआई को नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं। ये अपने घरेलू बाजार और सरकार के नियमों के हिसाब से एआई मॉडल्स और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। यहाँ इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि उसे स्टेट कंट्रोल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करना है। ये तो 4 अलग-अलग विचारधाराएं हो गई। टेक्नोलॉजी फर्स्ट, प्रॉफिट फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट और स्टेट फर्स्ट। पांचवा कौन है जो इन सबको चैलेंज कर रहा है? पांचवा ग्रुप है द ओपन सोर्स कम्युनिटी, और ये शायद सबसे डिसरप्टिव है। हगिंग फेस और Stability.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। इनकी फिलॉसफी है कि एआई जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी कुछ कंपनियों या सरकारों की जागीर नहीं होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं ताकि हर कोई इसे एक्सेस कर सके, समझ सके और बना सके। ये एक तरह से एआई का डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं। ये तो बड़ी ताकतवर कंपनियां और विचारधाराएं हैं, लेकिन असली पेंच तो तब फंसता है जब एआई इंसानों को अफेक्ट करने वाले फैसले लेने लगता है। चाहे वो किसी का लोन अप्रूव करना हो या बैटलफील्ड पर टारगेट चुनना। यहीं से तो सारे नैतिक सवाल उठते होंगे, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से एआई की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां शुरू होती हैं। पहली है बायस एंड फेयरनेस। एआई मॉडल्स उस डेटा पर ट्रेन होते हैं जो हमने बनाया है, और हमारे समाज में हिस्टोरिकल प्रेजुडिसेस भरे पड़े हैं। एआई इन बायसेस को सिर्फ सीखता नहीं, बल्कि उन्हें और बढ़ा देता है। मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डेटा ही बायस्ड है तो एआई का फैसला भी बायस्ड होगा। जैसे अगर किसी बैंक का हिस्टोरिकल डेटा पुरुषों को ज्यादा लोन देने का रहा हो तो एआई भी वही पैटर्न सीख लेगा। इसे ठीक कैसे करते हैं? इसके लिए डी-बायसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। इसमें डेटा को बहुत सावधानी से क्लीन किया जाता है और एल्गोरिदम्स को ट्यून किया जाता है ताकि वो जेंडर, रेस या धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बायस अक्सर डेटा में बहुत गहराई तक छुपा होता है। ये तो हुई डेटा की प्रॉब्लम। लेकिन मैंने एक और ज्यादा डरावनी चीज सुनी है, द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। इसमें तो हमें पता ही नहीं चलता कि एआई सोच क्या रहा है। एग्जैक्टली।
ये दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है, ट्रांसपेरेंसी एंड द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। डीप न्यूरल नेटवर्क्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। वो आपको फाइनल आंसर तो दे देते हैं, पर उसके पीछे की रीजनिंग नहीं बताते। इमेजिन एआई किसी को नौकरी से निकाल दे और एचआर पूछे क्यों, तो एआई कहे बस मेरा मॉडल कहता है। ये तो एक तरह का डिजिटल अंधेर राज हो गया। ये तो बहुत खतरनाक है, खासकर हाई स्टेक्स डिसीजंस में। तो क्या इस ब्लैक बॉक्स को खोलने का कोई तरीका है? कोई ट्रूथ सीरम जैसा कुछ एआई के लिए? दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। लाइम और शैप जैसी टेक्निक्स एआई के लिए ट्रूथ सीरम का ही काम करती हैं। ये एआई को मजबूर करती हैं कि वो बताए कि उसने किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए डेटा के किन हिस्सों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। जैसे मैंने इस लोन एप्लीकेशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि एप्लीकेंट की उम्र 30 से कम थी और क्रेडिट हिस्ट्री 2 साल से छोटी थी। ये उस ब्लैक बॉक्स को एक ग्लास बॉक्स में बदलने जैसा है, ताकि हम उसके अंदर झांक सकें। और तीसरी चुनौती प्राइवेसी की होगी, क्योंकि एआई को ट्रेन करने के लिए डेटा का अंबार चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर जीडीपीआर जैसे कानून सामने आते हैं, जो डेटा के रिस्पॉन्सिबल यूज को कंपलसरी बनाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक है, फेडरेटेड लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शाही खानसामा है जिसे एक सीक्रेट रेसिपी बनानी है। वो हर घर में जाकर उनकी रसोई में ही खाना बनाना सीखता है, लेकिन किसी के भी किचन से कोई मसाला बाहर नहीं लाता। वो बस सीखे हुए तरीके अपने दिमाग में रखता है। इसी तरह एआई आपके फोन पर आकर सीखता है, लेकिन आपका पर्सनल डेटा कभी आपके फोन से बाहर नहीं जाता, सिर्फ लर्निंग मॉडल तक पहुंचती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ऑटोनोमस वेपन्स। ऐसे हथियार जो खुद फैसला ले सकते हैं कि कब, कहां और किसे मारना है। ये सशस्त्र बलों के लिए सबसे बड़ा नैतिक डिलेमा है। यूनाइटेड नेशंस में लीथल ऑटोनॉमस वेपन्स या LAWS पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें रेगुलेट करने को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। लेकिन 2024 के अंत तक इस पर कोई ग्लोबल एग्रीमेंट नहीं बन पाया है। तो अभी फोकस किस बात पर है? क्या देश पूरी तरह से टर्मिनेटर जैसे ऑटोनोमस सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी सोच इंसानी सैनिकों को रिप्लेस करने की नहीं, बल्कि ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन की है। यहाँ 2 मॉडल्स बहुत क्रूशल हैं, ह्यूमन इन द लूप और ह्यूमन ऑन द लूप। इन दोनों में फर्क क्या है? सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। फर्क बहुत बड़ा है और ये लाइफ और डेथ का मामला हो सकता है। ह्यूमन इन द लूप का मतलब है कि एआई टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन फायर करने से पहले उसे इंसान से परमिशन लेनी होगी। इंसान फाइनल अथॉरिटी है, कंट्रोल पूरी तरह इंसान के हाथ में है। ओके, ये तो समझ आया। तो फिर ह्यूमन ऑन द लूप क्या है? ह्यूमन ऑन द लूप में एआई अपने आप एक्शन ले सकता है, यानी फायर कर सकता है, लेकिन एक इंसान उसे लगातार सुपरवाइज करा होता है, और अगर उसे लगे कि एआई कोई गलती कर रहा है तो वो उसे रोक सकता है। यहाँ इंसान के पास वीटो पावर है। अभी ज्यादातर देश इन्हीं 2 मॉडल्स पर फोकस कर रहे हैं। पूरी तरह से ऑटोनॉमस हथियारों का आइडिया, जहाँ कोई ह्यूमन ओवरसाइट ना हो, नैतिक रूप से अभी भी ज्यादातर देशों को मंजूर नहीं है। मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में अलग-अलग नियम बनाए जा रहे हैं। हाँ, और यहीं पर हमें 3 अलग-अलग दुनियाएं दिखती हैं, 3 कंपीटिंग फिलॉसफीज। सबसे पहले है यूरोप का EU AI एक्ट, जिसे ग्लोबल बेंचमार्क माना जा रहा है। इसकी क्या खासियत है? ये बाकियों से अलग कैसे है? EU का अप्रोच पूरी तरह से रिस्क बेस्ड और राइट्स बेस्ड है। वो AI एप्लीकेशंस को रिस्क लेवल्स में बांटते हैं, अनएक्सेप्टेबल, हाई, मीडियम, लो। जैसे सोशल स्कोरिंग जैसे सिस्टम्स को अनएक्सेप्टेबल रिस्क मानकर पूरी तरह बैन कर दिया गया है। और हाई रिस्क एप्लीकेशंस जैसे ट्रांसपोर्ट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉ एनफोर्समेंट में इस्तेमाल होने वाले एआई पर बहुत सख्त नियम है। ट्रांसपेरेंसी, डेटा क्वालिटी, ह्यूमन ओवरसाइट, ये सब कंपलसरी है। लेकिन कई टेक कंपनीज का कहना है कि EU का ये अप्रोच इनोवेशन को धीमा कर देगा। क्या इस बात में कोई दम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा के नाम पर यूरोप टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में पीछे रह जाए? ये एक वैलिड कंसर्न है और यही हमें दूसरे मॉडल तक लाता है, अमेरिका का। यूएस इनिशिएटिव्स का फोकस मार्केट ड्रिवन इनोवेशन पर है। उन्होंने ब्लूप्रिंट फॉर एन एआई बिल ऑफ राइट्स जैसा फ्रेमवर्क तो दिया है जो सेफ सिस्टम्स के लिए प्रिंसिपल्स बताता है, लेकिन वो EU एक्ट की तरह लीगली बाइंडिंग नहीं है। अमेरिका का मानना है कि ज्यादा रेगुलेशन से इनोवेशन का गला घुट जाएगा। तो ये एक तरह से राइट्स वर्सेस इनोवेशन की बहस है। और तीसरा मॉडल चीन का होगा, जो इन दोनों से अलग है। बिल्कुल।
चाइनाज अप्रोच स्टेट कंट्रोल्ड है। वहां एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए कड़े सिक्योरिटी रिव्यूज होते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि वो सरकारी दिशा निर्देशों के हिसाब से है। उनका फोकस सोशल स्टेबिलिटी और स्टेट कंट्रोल बनाए रखने पर है। तो एक तरफ ईयू है जो नागरिक के अधिकारों को सबसे ऊपर रखता है, दूसरी तरफ यूएस है जो मार्केट और इनोवेशन को, और तीसरी तरफ चाइना है जो स्टेट कंट्रोल को प्रायोरिटी देता है। एआई की बात, लेकिन एआई के असली ताकत तो तब सामने आती है जब वो दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ मिलता है। एआई अकेला एक ब्रिलियंट दिमाग है, लेकिन जब उसे हाथ, पैर, आंख, कान मिल जाए तब वो क्या कर सकता है? बिल्कुल सही पॉइंट। एआई की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है जब उसे दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ा जाता है। पहला और सबसे बड़ा कॉम्बो है आईओटी एंड एज कंप्यूटिंग। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एआई को आंखें और कान देता है, यानी अरबों सेंसर्स जो रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्ट करते हैं। और एज कंप्यूटिंग का मतलब है कि एआई क्लाउड में नहीं बल्कि डिवाइस पर ही काम करता है। एग्जैक्टली। एज कंप्यूटिंग एआई को क्लाउड के सर्वर से निकालकर सीधे डिवाइस पर ले आता है, जैसे एक ड्रोन या एक स्मार्ट कैमरा पर। इससे रियल टाइम एनालिसिस पॉसिबल हो जाता है। डेटा को प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल सर्वर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रिस्पॉन्स टाइम माइक्रोसेकंड्स में आ जाता है। और इस कॉम्बिनेशन में ब्लॉकचेन का क्या रोल है? वो तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है। ब्लॉकचेन यहाँ एआई के लिए ईमानदारी की गारंटी देता है। ये एक अनचेंजेबल डिजिटल लेजर बनाकर ये पक्का करता है कि एआई जिस डेटा का इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इमेजिन एक ऑटोनॉमस ड्रोन ने कोई फैसला लिया, तो ब्लॉकचेन ये वेरीफाई कर सकता है कि उसे मिला हुआ डेटा ओरिजिनल था, हैक्ड नहीं। ये एआई के फैसलों में ट्रस्ट बढ़ाता है। और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग भी इस खेल को पूरी तरह बदल देगा। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर है। आज के सुपर कंप्यूटर्स जिन समस्याओं को हल करने में हजारों साल लगा देंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स उन्हें मिनटों में हल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करना, नई दवाइयां डिजाइन करना या मिलिट्री प्लानिंग, ये एआई और क्वांटम का कॉम्बिनेशन इन क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के बावजूद एआई रिसर्च के सामने अभी भी कुछ फंडामेंटल हर्डल्स होंगी जिन्हें पार करना बाकी है। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? 4 बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। पहली है रोबस्टनेस। इसका मतलब है ये पक्का करना कि एआई मॉडल सिर्फ लैब की क्लीन कंडीशंस में नहीं, बल्कि असल दुनिया की मेसी और अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस में भी भरोसेमंद तरीके से काम करें। बारिश, धूल, कम रोशनी, इन सब में भी। दूसरी चुनौती सस्टेनेबिलिटी की होगी। मैंने सुना है कि बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में एक छोटे शहर जितनी बिजली लग जाती है। ये बिल्कुल सच है, और ये दूसरी बड़ी चुनौती है, सस्टेनेबिलिटी। बड़े एआई मॉडल्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। हमें ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स बनाने होंगे, वरना एआई डेवलपमेंट एनवायरमेंटल क्राइसिस बन जाएगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और तीसरी और चौथी? तीसरी है कॉजल रीजनिंग। अभी का एआई पैटर्न्स पहचानने में चैंपियन है, लेकिन वो कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को नहीं समझता। उसे ये समझाना कि क्यों कोई चीज होती है, ना कि सिर्फ ये कि 2 चीजें एक साथ होती हैं, ये एआई रिसर्च का अगला बड़ा लीप है। और चौथी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब एआई को स्कूल में ही नहीं जिंदगी भर सिखाते रहना। हाँ, और वो भी बिना पुराना सब कुछ भूले। अभी एआई मॉडल्स को जब कोई नया टास्क सिखाया जाता है तो वो अक्सर अपनी ओरिजिनल ट्रेनिंग भूल जाते हैं। इसे कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग कहते हैं। एक एआई मॉडल को अपनी पूरी ऑपरेशनल लाइफ के दौरान नई चीजें सीखने की क्षमता देना बिना पुराना ज्ञान गंवाए एक बहुत बड़ी टेक्निकल हर्डल है। चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। सशस्त्र बलों का एक टारगेट रिकग्निशन एआई सिस्टम। मुझे लगता है ये सारी कड़ियों को जोड़ देगा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए एक एआई मॉडल को लाखों सैटेलाइट तस्वीरों पर ट्रेन किया गया है, जिसमें सिर्फ रेगिस्तान में मौजूद टैंक दिखाए गए हैं। अब अगर उसे बर्फीले जंगल में कैमोफ्लाज में छिपे टैंक को पहचानने का काम दिया जाए तो क्या होगा? वो शायद उसे पहचान ही नहीं पाएगा। ये तो रोबस्टनेस और डेटा बायस की प्रॉब्लम हो गई। डेटा एक खास एनवायरनमेंट के लिए बायस्ड है और एआई रियल वर्ल्ड कंडीशंस में रोबस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। अब आगे सोचिए, मान लीजिए एआई एक टारगेट को एनिमी टैंक के रूप में फ्लैग करता है। कमांडर पूछता है, आर यू श्योर? व्हाई डू यू थिंक इट्स अ टैंक? और एआई जवाब नहीं दे पाता या सिर्फ कहता है 93.7% प्रोबेबिलिटी।
ये ट्रांसपेरेंसी की ब्लैक बॉक्स समस्या है। कोई भी कमांडर एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा नहीं करेगा जिसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो समझ ही ना सके। और यहीं पर रेगुलेशन का रोल आता है। EU AI एक्ट के रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत इस मिलिट्री सिस्टम को बिना किसी शक के हाई रिस्क क्लासिफाई किया जाएगा। सही। और हाई रिस्क का मतलब है कि डेवलपर्स को इसे डिप्लॉय करने से पहले एक क्लियर पेपर ट्रेल देना होगा। उन्हें साबित करना होगा कि AI कैसे सोचता है, उसके फैसले कितने एक्यूरेट हैं, डेटा कहाँ से आया, और सबसे ज़रूरी उसमें ह्यूमन इन द लूप या ह्यूमन ऑन द लूप के लिए क्या सेफगार्ड्स हैं। बिना इन सुरक्षा उपायों के ऐसे सिस्टम को डिप्लॉय करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आज हमने ग्लोबल AI इकोसिस्टम के नक्शे को समझा। ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कंपीटिंग फिलॉसफीज का एक बैटलफील्ड है। हमने कॉर्पोरेट प्लेयर्स, ओपन सोर्स रेबल्स, एथिकल डायलेमास और ऑटोनोमस वेपन्स पर चल रही जोरदार बहस को देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे EU, US और चाइना AI को रेगुलेट करने के लिए 3 बिल्कुल अलग रास्ते अपना रहे हैं: राइट्स, इनोवेशन और कंट्रोल। और कैसे AI, IoT और ब्लॉकचेन के साथ मिलकर एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है जिसकी ताकत हम अभी सिर्फ समझना शुरू कर रहे हैं। और अब हम आपको एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर EU AI एक्ट सड़कों और पुलों जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई रिस्क मानता है, तो एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गोला बारूद और ईंधन की सप्लाई चेन को मैनेज करने वाले AI को सशस्त्र बलों द्वारा कैसे क्लासिफाई किया जाना चाहिए? क्या वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है? और अगर हाँ, तो उस पर क्या नियम